ये आपका संपादकीय पार्ट है आज का। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि जो संपादकीय पार्ट है ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो आप लोग इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। हाथ के कितने बदलेंगे हालात। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार शायद कांग्रेस की सीटें कुछ बढ़े, लेकिन बड़ा सवाल है क्या वह सीटों का सैकड़ा लगा पाएगी। देखिए, चुनाव है लोकसभा की, उन्हीं को लेकर बातें की जा रही हैं। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं ये आप लोग बताइएगा नीचे। और सुबह जो आपकी न्यूज डिस्कस क्लास होती है ना, उसमें हम लोग बातें करते भी हैं। चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग लिखिए। राजनीति पर लिखा जा रहा है आर्टिकल, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल देता हूं, तो वहां से जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। अब आप देखिए, आर्थिक भविष्य का प्रवेश द्वार चाबहार। अभी आप देखते हैं कि ईरान और भारत के बीच जो समझौता हुआ है ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप लोग संबंधों के बारे में पढ़ते हैं ना, ईरान और ये भारत है हमारा। तेहरान इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। ये अरब सागर है, यहाँ आप देखेंगे अभी इजराइल और हमास में चल रहा है, ईरान में भी हो गया था, आपने देखा होगा। तो इस तरह की लड़ाइयां भी चलती रहती हैं खूब। ये देखिए, फारस की खाड़ी है, ये ओमान है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा चाबहार। तो चुनावी सरगर्मी के बीच मोदी सरकार ने विकास प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देते हुए गत दिनों चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन और परिचालन के लिए समझौता किया है। ईरान में स्थित चाबहार पहला ऐसा बंदरगाह है जो विदेशी धरती पर होने के बावजूद भारतीय नियंत्रण में रहेगा। यह समझौता वैश्विक भू राजनीति में ही भारत को बढ़त नहीं दिलाएगा, बल्कि विदेश व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए एक नई पृष्ठभूमि भी तैयार करेगा। क्योंकि चाबहार बंदरगाह के परिचालन से एक तरफ पाकिस्तान के अस्थिर व्यापार मार्गों पर निर्भरता कम होगी, तो वहीं दूसरी ओर भारत के व्यापार को नई ऊंचाइयां मिलने से सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ आप देखिए, इस क्षेत्र में भी हमारी कनेक्टिविटी हो पाएगी अफगानिस्तान तक, यहाँ इन क्षेत्रों तक आसानी से। और वर्ष 2002 में पहली बार तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी एवं भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह को बनाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। और भारत के लिए इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे। पहला, चीन के बढ़ते प्रभाव, ये उद्देश्य भी याद रखिएगा। और आप देखिए, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना, तथा दूसरा पाकिस्तान के व्यापार मार्गों के विकल्प की तलाश करना। इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति 2016 में मोदी सरकार में हुई, जब चाबहार में शहीद बेहस्ती टर्मिनल को विकसित करने के लिए भारत ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया। चाबहार बंदरगाह विकसित करने में भारत ने के निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके कारण 2019 में भारत को चाबहार बंदरगाह के प्रयोग का अधिक अधिकार मिल गया, और जिसका भारत को प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराना होता था। हालांकि इसके कारण भारत स्थायी तौर पर कोई आर्थिक रणनीति बनाने एवं उसके प्रयोग के लिए आश्वस्त नहीं था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक सफलता ही है कि अब इस समझौते का नवीकरणीय प्रत्येक 10 साल बाद होगा। इस संदर्भ में भारत अब व्यापार की दीर्घकालिक नीतियों को क्रियान्वित कर सकेगा और चाबहार बंदरगाह में भारत के निवेश से अब देशों में यह संदेश भी गया कि भारत एक बदलता हुआ बड़ा निवेशक देश है, जो आधारिक संरचना का निर्माण करने में भी सक्षम है। भारत के सभी बंदरगाहों से चाबहार बंदरगाह तक आसानी से आप देखेंगे कि पहुंचा जा सकता है। इससे आगे सड़क एवं रेलवे ट्रैक द्वारा कैस्पियन सागर से होते हुए रूस और उससे आगे यूरोपीय देशों तक पहुंचने का विकल्प मिलता है। और इस बंदरगाह के माध्यम से ईरान के प्रमुख शहर तेहरान से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। मध्य एशिया के लैंडलॉक देशों के लिए 7,200 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर हिंद महासागर तक पहुंचने का सुरक्षित एवं सुगम मार्ग है। यह एक बहुउद्देशीय परिवहन मार्ग है, और जिसके द्वारा तुर्की, इस्तांबुल, बुल्गारिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान से आगे चीन तक पहुंचा जा सकता है। वास्तव में चाबहार बंदरगाह का व्यापार मार्ग सिल्क रूट का विकल्प भी देता है, जो स्वेज नहर की तुलना में 40% दूरी कम करता है। और इससे होने वाले व्यापार में न केवल 15 दिन का कम समय लगेगा, बल्कि 30% सस्ता होने से 30 स्पर्धात्मकता लाभ भी भारत को मिलेगा। और इस मार्ग का प्रयोग कर भारत अपनी व्यापार क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ इस क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक संबंधों को भी मजबूत कर सकता है। और इस जुड़ाव से भारत के लिए व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे और पूरे क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। मध्य एशिया
कि संसाधन संपन्न नए बाजारों तक भारत की पहुंच भी बनेगी। ईरान सहित मध्य एशिया के देशों से हमारा व्यापार अनुपातिक रूप से बहुत कम होता है। तुर्कमेनिस्तान से प्राकृतिक गैस, कजाकिस्तान कजाकिस्तान से यूरेनियम सहित यह क्षेत्र जीवाश्म ईंधन और जल विद्युत के माध्यम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान कर सकता है और कई महत्वपूर्ण खनिजों और धातुओं की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। भारत भी दवा, मांस, यांत्रिक उपकरण, प्रसाधन सामग्री, गारमेंट्स, रसायन, कीटनाशक दवाएं, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, पर्यटन और आईटी आदि के निर्यात को बढ़ा सकता है। इस क्षेत्र में भारत रुपये में व्यापार को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत मुद्राओं पर निर्भरता कम कर सकता है। देखिए, अब ये चाबहार जो पोर्ट है, इसके जो फायदे हो सकते हैं वो आपको गिना देना है। इससे क्या क्या भारत को फायदे होंगे। चाबहार बंदरगाह से ईरान को भी लाभ होगा, जो पहले से ही अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों को झेल रहा है। ये सब नोट कर लीजिए पॉइंट। भारतीय क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान करते हुए अफगानिस्तान को विभिन्न तरह की सहायता पहुंचाने के लिए इसी बंदरगाह का उपयोग करता है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बदलती परिस्थितियों में भारत का रूस से तेल आयात काफी बढ़ा है। भारत ने अमेरिका दबाव को न मानते हुए रूस से होने वाले तेल आयात से 25 से 30 अरब डॉलर बचाए हैं। चाबहार बंदरगाह समझौते के बाद रूस और भारत के व्यापार में और बढ़ोतरी होगी। चाबहार बंदरगाह द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का सामरिक प्रभाव बढ़ने से भू राजनीतिक स्थिति भी मजबूत होगी। बदलते समय में आर्थिकी अब राजनीति पर भारी पड़ रही है और चीन भी भारत के साथ अब देखिए व्यापारिक संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहा है और इसे देखते हुए आप देखिए अमेरिका भी कठोर रुख अपनाकर भारत को नाराजगी मोल लेना चाहेगा और भारत की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगा। अब मध्य एशियाई और यूरोपीय देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त लॉजिस्टिक नीति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिससे इन देशों एवं भारत के बीच संबंध और मजबूत हो सके। कुल मिलाकर चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह एक ऐसे भविष्य का प्रवेश द्वार है जो भारत की आर्थिक क्षमता को बल देने के साथ उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को मजबूत करेगा। लेखक अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम है डॉक्टर सुरजीत सिंह। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा है। आत्मविश्वास की शक्ति। सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है। अच्छे से अच्छा तैराक भी अविश्वास के अभाव में किसी नदी को पार नहीं कर सकता और वह बीच में ही फंस जाएगा और नदी के प्रवाह में बह जाएगा। एक सामर्थ्यवान व्यक्ति के मन से जब आत्मविश्वास नष्ट होने लगता है तो संसार में उसके जमे हुए पैर भी उखड़ने लगते हैं। आत्मविश्वास मनुष्य को तुच्छता से महान की ओर अग्रसर करता है, उसे सामान्य से उत्कृष्ट बना देता है और हम में आत्मविश्वास जितना अधिक होगा, अनंत शक्ति के साथ हमारा संबंध उतना ही गहरा होता जाता है और आत्मविश्वास संपूर्ण शक्तियों को संगठित करके उन्हें एक दिशा में लगाता है और शारीरिक और मानसिक क्षमताओं आत्मविश्वासी व्यक्ति के इशारे पर काम करती हैं। जो अपनी शक्तियों का नियंत्रक है उसे संसार में कोई भी नहीं हरा सकता है। संगठित शक्तियों को मनुष्य जिस क्षेत्र में भी केंद्रित करता है तो उसमें उसे भारी सफलता मिलती है। आत्मविश्वास मनुष्य के कार्यकलाप और उसके जीवन व्यवहार आदि में एक प्रकार से चैतन्यता भर देता है और उसके समस्त जीवन को प्राणवान बना देता है और ऐसे व्यक्ति पर लोग विश्वास करने लगते हैं, उससे एक प्रकार की दिव्यता का एहसास होने लगता है। यह और कुछ नहीं बल्कि आप देखिए उसका अपना अपार आत्मविश्वास ही होता है। और अतः जीवन में सफल होना है, विजयी बनकर जीवन बिताना है, समाज को नई दिशा देने वाला बनकर जीना है, संसार पर अपनी छाप छोड़नी है और इस जीवन के उतार चढ़ाव, हार जीत के द्वंद्वों, कठिनाइयों, उलझनों में भी स्थिर रहना है, आशा और उमंग के साथ जीवन बिताना है। तो आप अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा। ध्यान, योग, कठिन परिश्रम और सत्य के रास्ते पर चलकर हम अपनी आत्मविश्वास की शक्ति जगा सकते हैं। अच्छी बात है। ये आप देखिए सबक सिखाने वाली घटना। तो पुणे में एक किशोर की ओर से अपने पिता की बिना लाइसेंस और नंबर प्लेट वाली फोर्स कार से 2 लोगों को कुचलकर मार डालने की घटना के बाद जो कुछ देखने को मिला वह कानून एवं व्यवस्था का उपहास है, एक तरह से मजाक है। और इस किशोर को जिस तरह चंद घंटे में जमानत दे दी गई और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ही भी राहत प्रदान कर दी, वह यही बताता है कि अपने देश में प्रभावशाली लोगों के सामने न्याय कितना असहाय और निरुपाय साबित होता है। यह घटना यह भी बताती है कि लोग किस तरह नियम कानूनों को धाता बताकर वाहन लेकर निकलते हैं और फिर किस प्रकार कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं होता है। कार से 2 लोगों को कुचलकर मारने वाले किशोर के पास ड्राइवर लाइसेंस भी नहीं था और वह नशे में भी था। स्पष्ट है कि उसे और उसके स्वजनों को इसका कहीं कोई भय नहीं था और इस तरह नियम कानून की अनदेखी करने के कारण उन्हें दंड का भागीदार बनना पड़ सकता है।
और इस किशोर के जिन जगहों पर जाकर शराब पी वहां भी वह उसे बेरोक टोक उपलब्ध करा दी गई, जबकि महाराष्ट्र में शराब पीने का न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। लापरवाही का सिलसिला यही नहीं थमा। दुर्घटना के बाद आरोपित किशोर को जमानत मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई और हालांकि पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से आग्रह किया था कि शराब पीकर गाड़ी चलाने और 2 लोगों को मार डालने कि इस गंभीर मामले में किशोर के साथ बालिग की तरह व्यवहार किया जाए, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे जमानत देना उचित समझा और दंड के रूप में हादसे पर 300 शब्दों का निबंध लिखने और 15 दिन तक यातायात पुलिस की सहायता करने का निर्देश दिया। इस विचित्र और परेशान करने वाले निर्णय पर देश भर में यह सवाल उठना ही था कि क्या इस तरह की विशेष सुविधा जानलेवा दुर्घटना को अंजाम देने वाले अन्य लोगों को भी मिल सकती है। आप सोचिए कि 300 शब्दों में यानी कि 2 लोगों की जान ले लीजिए आप, कितना आप देखिए नियम कानूनों पर हंसना आता है। इस तरह जिसने जमानत दी उस पर हंसना नहीं आता है। यह तो गनीमत रही कि पुणे की घटना को अंजाम देने वाले आरोपित किशोर के प्रति जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के रवैये को लेकर देश भर में जो आक्रोश उपजा, उसके चलते किशोर को सुधार गृह भेजा गया। उसके पिता के साथ कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है और इस मामले में सभी दोषी लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। यह सजा जितनी जल्द मिले उतना ही अच्छा है, क्योंकि तभी कोई नजीर कायम होगी। यह मामला ऐसा है जिससे नजीर कायम होना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो इस तरह की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी। यह घटना केवल पुलिस, प्रशासन और न्याय तंत्र को ही सबक सिखाने वाली नहीं है, बल्कि उन अभिभावकों को भी सीख देने वाली है जो किशोर वय के अपने बेटे बेटियों को वाहन चलाने देते हैं। वर्षा काल की चुनौती देखिए, तो वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला उत्तराखंड वन्यजीवों के हमले की समस्या से भी जूझ रहा है। राज्य का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां वन्यजीवों ने नाक में दम ना किया हो और इस दृष्टिकोण से वर्षा काल में यह चुनौती अधिक बढ़ने वाली है। पिछले अनुभव बताते हैं कि वर्षा काल के 4 महीनों में गुलदार, बाघ, सांप जैसे वन्यजीवों के हमलों की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए वर्षा काल को सर्वाधिक संवेदनशील कहा जाता है। असल में इस दौरान गांव घरों के आसपास और आवाजाही के पैदल रास्तों पर झाड़ियां उग जाती हैं और एक गुलदार समेत दूसरे वन्यजीव के छिपने का स्थान बन जाता है और अवसर मिलते ही वन्यजीव मनुष्य पर हमला कर देते हैं। और रही सही कसर पूरी कर दी है पलायन के चलते खाली हुए गांव के कारण बंजर में तब्दील होती खेतों में उगी झाड़ियां वन्यजीवों की स्थली बन रही हैं। यही नहीं, मई से सितंबर तक सांपों के डसने की घटनाएं भी सबसे अधिक होती हैं। कई बार कोहरे के कारण आसपास छिपे वन्यजीव नजर नहीं आते हैं और उनका मनुष्य से सामना हो जाता है। अच्छी बात है कि इस संवेदनशील अवधि में सामने आने वाली चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने समय रहते कमर कसी है और इसी क्रम में सभी वन विभागों के प्रभागीय वन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए और वन्य जीवों के हमले की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र भी चिन्हित कर दिए गए। वहां की फील्ड कर्मियों को आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता, क्विक रिस्पांस टीमों का गठन, गांव में रास्तों और विशेषकर स्कूलों को जोड़ने वाली रास्तों एवं पट्टियाओं के आसपास सफाई, वन्यजीवों के हमले की किसी भी घटना में प्रतिक्रिया का समय न्यूनतम करने जैसे कदम उठाने को कहा गया है। साथ ही 15 दिन में इसकी आख्या देने को भी कहा गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर सभी प्रभाग पूरी सक्रियता के साथ इस दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। ये आपने देखा होगा अभी अवैध होर्डिंग जो मुंबई में एक दुर्घटना हुई ना, उसी की बात हो रही है। देश में अवैध होर्डिंग की समस्या ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया। मुंबई के घाट कोपर में गत दिनों एक होर्डिंग गिरा। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई और जबकि 74 लोग घायल हो गए। जांच में सामने आया कि ये होर्डिंग अवैध था। मुंबई में कई तरह की जमीन जैसे कलेक्टर लैंड, साल्ट पैन लैंड, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट लैंड, बीएमसी लैंड आदि, अगर कोई किसी जमीन पर होर्डिंग लगा रहा है तो उससे संबंधित लैंड अथॉरिटी से अनुमति लेनी पड़ती है। साथ ही बीएमसी की इजाजत भी जरूरी है। आज देश के कमोबेश सभी शहर अवैध होर्डिंग की समस्या का सामना कर रहे हैं। शहरों का शायद ही ऐसा कोई प्रमुख स्थान हो जो होर्डिंग्स एवं बैनरों से अछूता हो। ये होर्डिंग ऐतिहासिक धरोहर एवं इमारतों के सौंदर्य को ढक रहे हैं। लोगों के जान पर भी आफत बन रही है। आज देश के सभी शहरों की सड़कें भी अवैध होर्डिंग से पटे हुए हैं। कई शहरों में इनको हटाने की कवायद की गई, लेकिन यह समस्या जस की तस बनी हुई है। ये अवैध होर्डिंग सड़क हादसों की वजह भी बन रहे हैं। सड़कों पर लगे होर्डिंग के चलते वाहन चालकों को साइड देखने में दिक्कत झेलनी पड़ती है। कई बार इनको फुटपाथ पर रख दिया जाता है, जिसके चलते पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस कारण भी कई बार हादसे हो जाते हैं। आखिर अवैध होर्डिंग की मकरजाल से मुक्ति कैसे मिलेगी? सच्चाई यह है कि अगर सरकारी महकमा ईमानदारी से अपनी हिस्सेदारी निभाए तो इससे निपटा जा सकता है। हकीकत यह भी है कि राजनीतिक दल चुनाव में रैलियों
एवं कार्यक्रमों के लिए जगह जगह पर आप देखिए होर्डिंग एवं बैनर लगा देते हैं। होर्डिंग बैनर बनाने एवं लगाने वाली कई एजेंसियों पर राजनीतिक दलों का हाथ होने से प्रशासन उनके आगे बेबस नजर आता है। यदि कोई भी एजेंसी बिना पंजीकरण के कोई होर्डिंग लगाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सड़कों के किनारे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शहरों की बिगड़ती सूरत को सुधारने के लिए होर्डिंग लगाने के लिए महानगरों की तर्ज पर एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए और इस कमेटी की अनुशंसा या फिर अनुमति के बाद ही होर्डिंग्स लगाए जाने चाहिए। आजकल शहरों में स्कूल, कोचिंग संस्थाओं और अन्य प्रतिष्ठित हर सरकारी और निजी भवनों को विज्ञापन स्थल का रूप दे रहे हैं और इसके विरोध आप देखिए, इनके विरोध भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आप अब भी समय रहते नहीं चाहते तो निकट भविष्य में मुंबई में घटित घटना की पुनरावृत्ति दूसरे शहरों में देखने के लिए बेशक हमें तैयार रहना होगा। अब आप देखिए इस आप देखिए आर्टिकल को आपने पढ़ा, एडिटोरियल को आप देखे होंगे कि इसमें आपको समस्याएं बता दी गई, अब समाधान भी बता दिए गए। और क्या चाहिए? यही तो फायदा होता है एडिटोरियल पढ़ने का, इस तरह के आर्टिकल पढ़ने का। और ये आप देखेंगे कि ये छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, ये भी आप लोग देख लिया करिएगा। अगर दिलचस्पी हुआ कर तभी देखा करिएगा वो टिप्पणियां। ये ताप में वृद्धि के भयावह दुष्परिणाम। अब आप देखिए जलवायु परिवर्तन, तापमान में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है, एक कई तरह की समस्याओं को जन्म दे रहे हैं, चिंताएं भी जताई जा रही हैं। तो ज्ञानेंद्र रावत के द्वारा लिखा गया वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरणविद हैं। पिछले लगभग एक सप्ताह से देश के अधिकांश क्षेत्रों में गर्मी का कहर बढ़ गया है। इससे समूचा जनजीवन दुष्प्रभावित हुआ है। विज्ञानियों ने इस संदर्भ में चिंता जताई है कि यदि साल के अंत में तापमान में गिरावट नहीं हुई तो यह ग्रह किस दिशा में जाएगा कहना बहुत मुश्किल है। यह इसलिए भी क्योंकि पिछले 10 महीने से तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। गौरतलब है कि धरती के तापमान में बढ़ोतरी के कारणों में ग्लोबल वार्मिंग तो एक कारण ही है। ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड का सतत उत्सर्जन, सल्फर डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा, वनों के तेजी से होते विनाश, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का सतत उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन का दहन आदि की भी अहम भूमिका है। और बहरहाल विज्ञानी इस बारे में एकमत हैं कि धरती के बढ़ते तापमान को रोकने का प्रभावी तरीका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना है। बर्लिन स्थित एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का अध्ययन यह संकेत देता है कि आने वाले दिनों में तापमान में कमी की उम्मीद ही बेमानी है और इस अध्ययन के अनुसार धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने के प्रयास बेहद कठिन है। यदि योजनाओं को पूरी तरह भी लागू कर दिया जाए तो भी कार्बन की वार्षिक मात्रा 2030 तक 0.5 गीगाटन और वर्ष 2050 तक 1.9 गीगाटन बढ़ेगी, जबकि वर्ष 2050 तक कम से कम 3.2 गीगाटन कार्बन उत्सर्जन कम होना चाहिए और ऐसे में पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करना नामुमकिन है। संबंधित रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि वर्ष 2027 तक धरती 1.5 डिग्री सेल्सियस और गर्म होगी और वैश्विक तापमान की सीमा को छूने का अर्थ है कि विश्व 19वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से के मुकाबले अब 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है। विज्ञानियों के अनुसार कोयला, गैस और तेल जलाने की सभी सीमाएं पार करने से यह होगा कि इससे इस बात को और बल मिलता है कि हमें वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस 2030 से पहले पहुंचने की उम्मीद नहीं है और लेकिन हर साल 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के करीब तेजी से पहुंचना भी बहुत बड़ा संकट है। इसके परिणाम बहुत भयावह होंगे। भारत पर मंडराता खतरा। तो पृथ्वी आयोग और चीन की नॉनजिंग यूनिवर्सिटी के सहयोग से यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीटर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल सिस्टम यूके के एक शोध से यह जानकारी सामने आई कि बढ़ रही गर्मी के कारण दुनिया भर में 2 अरब तथा भारत में 60 करोड़ लोगों पर खतरा मंडरा रहा और आप देखेंगे दुनिया की लगभग 40% जनसंख्या गर्मी के दुष्प्रभाव को झेलेगी। भारत से नाइजीरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, सूडान और नाइजर के लोग सबसे अधिक गर्मी की मार से प्रभावित होंगे। यदि तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है तो अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। वर्तमान में 6 करोड़ लोग पहले से ही खतरनाक गर्मी से प्रभावित हैं। यदि तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है तो यह आंकड़ा काफी बढ़ जाएगा। भारत में बढ़ते तापमान से गर्भवती महिलाओं के लिए समय से पहले प्रसव, उच्च रक्तचाप सहित अनेक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो रहे हैं। एक ब्रिटिश समाचार पत्र के सर्वे में कहा गया है कि भारत सहित कई देशों की महिला विज्ञानियों ने कहा कि उन्हें बच्चों के भविष्य को लेकर घबराहट होने लगी है।
जो आप देखिए रिपोर्टें दी जा रही ना, इन्हें आप लोगों को याद रखना है। इसके जो प्रभाव पड़ रहे हैं, चिंताएं हैं, जो समस्याएं होने की बात हो रही, उससे उन्हें आपको याद रखना है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, अब देखिए कहाँ से होता है, ये भी याद रख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि का है, और जिसने विज्ञानियों की चिंता को और बढ़ा दिया है। एक अध्ययन में यह राजपास हुआ है कि लगातार तापमान में बढ़ोतरी से अगले कुछ दशकों में बड़े पैमाने पर विस्थापन की समस्या पैदा होगी, और जैसे जैसे धरती गर्म होती जाएगी वैसे वैसे वर्तमान जलवायु भी बदलाव बदलाव आएगा, और समय के साथ यह परिवर्तन भविष्य में विस्थापन की गति को बढ़ावा देगा। यह भी कि केवल 1 ही डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से ही दुनिया में विस्थापन करने वालों की संख्या 10 गुना बढ़ सकती है। इस दशक के अंत तक 29 डिग्री सेल्सियस से ऊपर औसत वार्षिक तापमान पहुंच जाएगा, और उस समय लगभग आप देखिए 2 अरब लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। फिर वैश्विक तापमान बढ़ने के कई दुष्परिणाम भी होंगे, जैसे हृदय फेफड़े, ये नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। जैसे हृदय फेफड़े, मस्तिष्क और गुर्दे के साथ साथ आप देखिए दिमाग, हार्मोनल प्रणाली भी प्रभावित हो सकती है। यह समय पूर्व मृत्यु और विकलांगता का भी कारण हो सकता है। उल्लेखनीय है कि अत्यधिक तापमान के कारण समूचे विश्व में हर साल लगभग 50 लाख लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं, और तापमान में बढ़ोतरी के चलते बाष्पीकरण की दर में वृद्धि होने से मिट्टी की नमी कम होने लगती है, और इससे कई क्षेत्र सूखे का सामना करते हैं, और इससे फसलों की पैदावार में कमी आती है। लिहाजा खाद्य असुरक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। जलाशयों में पानी का भंडारण कम होने और भूजल का स्तर गिरते जाने से जल संकट गहराता है, सो अलग। इसलिए जरूरी है कि हम सतर्क रहें, सादा जीवन जिएं, और इससे तो दूसरों को भी प्रेरित करें। अधिकाधिक पौधारोपण करें, प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें, या जान लें कि प्लास्टिक का उत्पादन नहीं घटा तो तापमान और बढ़ेगा। अक्षय ऊर्जा को प्रमुखता देनी होगी, और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना होगा, और सबसे बड़ी बात है कि हम प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करना होगा, उसकी रक्षा जीवन का धैर्य बनाना होगा, और प्रकृति प्रदत्त संसाधनों की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहना होगा, तभी धरती बची रह पाएगी। अच्छा लिखा जाता है, इस तरह के एडिटोरियल आपको पढ़ना चाहिए। बढ़ते तापमान का अर्थव्यवस्था पर असर, देखिए हर क्षेत्र पर तापमान बढ़ने का असर पड़ता है, ये बात भी जान लीजिए। 2023 में भारत के लिए दूसरा सबसे गर्म वर्ष था, और अब तक का सर्वाधिक गर्म साल 2016 रहा। यदि वैश्विक स्तर पर बात करें तो पिछले 12 महीने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 में वैश्विक औसत तापमान 1991 से 2020 के औसत से 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया है। वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर मूलतः 2 तरीके से प्रभाव पड़ता है। पहला अल्पकालिक प्रभाव, जिसमें चरम मौसम घटनाएं जैसे बहुत ज्यादा गर्मी, अत्यधिक ठंड या फिर बारिश के कारण होने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव शामिल हैं। और संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार चरम मौसमी घटनाओं के कारण केवल 2022 में ही भारत के लगभग आप देखिए 4.2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, नोट कर लीजिए। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। न्यूयॉर्क यूएस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 23 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस तरह के जो संस्थान है उनके बारे में जरूर याद रखा करिए, क्वेश्चंस पूछ लेता है। बढ़ते तापमान और असमय बारिश से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचता है, और इससे उपज कम हो जाती है और बाजार में मांग बढ़ती है। इसका सीधा संबंध महंगाई से है, और उसके अलावा ऐसे नुकसान से निपटने के लिए राहत और बुनियादी ढांचे पर जो खर्च होता है उसका नतीजा तमाम लोगों के लिए करों में वृद्धि के रूप में सामने आता है। फिर फसलों की कम पैदावार हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को भी प्रभावित करती है। साल 2022 में बढ़ते तापमान की वजह से गेहूं का उत्पादन कम हुआ था, और जिस कारण भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। जनवरी 2024 तक भारत में चीनी उत्पादन 5.28% कम आंका गया। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, उसने कहा कि अब गर्मी पड़ने लगी तो गेहूं का उत्पादन कम होने लगा। इसका प्रमुख कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की उपज का कम होना माना गया है। भारत पिछले 6 वर्षों में चीनी का निर्यातक रहा है। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। लेकिन विश्लेषक कयास लगा रहे हैं कि शायद अगले साल भारत को चीनी आयात करना पड़ सकता है। बढ़ती गर्मी और विभिन्न चरम मौसमी घटनाओं का सीधा असर श्रम प्रधान क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा पड़ेगा, और इससे खेती, निर्माण गतिविधियां, परिवहन, पर्यटन, कारोबार, व्यापार व्यापक रूप से दुष्प्रभावित हो सकते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका गंभीर असर हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO
का अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों का सबसे अधिक सामना कृषि और निर्माण श्रमिकों को करना पड़ेगा। भारत में बढ़ती गर्मी के परिणामस्वरूप 2030 तक काम के समय में लगभग 6% तक की गिरावट आने की आशंका है। यह लगभग 3.4 करोड़ पूर्णकालिक नौकरियों के नुकसान के बराबर होगा। इससे जीडीपी में अनुमानित रूप से 2.5% तक की कमी हो सकती है। समझ रहे हैं? बढ़ता तापमान कच्चे माल यानी कि कृषि उपज और श्रम प्रभाव और डालने के साथ औद्योगिक विकास को भी दुष्प्रभावित कर सकता है। इससे महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे को प्रत्यक्ष नुकसान, मानव संसाधन की उपलब्धता एवं उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव, कच्चे माल के भंडारण से संबंधित परिचालन लागत में वृद्धि शामिल है। पर्यावरण संबंधी दुष्प्रभाव को कम करने के लिए तमाम उद्योगों को प्रौद्योगिकियों में अधिक निवेश करना पड़ सकता है और इससे उत्पादन का लागत बढ़ जाएगी। और इसके अतिरिक्त समुद्र पर बढ़ता स्तर, बाढ़, चक्रवाती तूफान, भूस्खलन आदि सड़क, रेलवे और समुद्री मार्गों जैसे परिवहन साधनों को सीधे प्रभावित करेंगे और इससे भी आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है। ऐसे में आर्थिकी की गति को कायम रखने के लिए संबंधित समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और देखिए आईएलओ की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, 11 अप्रैल को जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका भी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर इस तरह के पॉइंट, इस तरह की रिपोर्टों का आप उल्लेख करेंगे आंसर राइटिंग में, निबंध में, तो आपके निबंध और आंसर राइटिंग की मजबूत रहेगा कुछ और ही रहेगा और आपको नंबर कुछ और ही दिए जाएंगे। सीधा वो ऊपर चेक, जो कॉपी चेक कर रहा होगा ना, वो कहेगा कि मैं ऐसी ही कॉपी ढूंढने के लिए कोशिश में लगा हुआ था, अच्छी कॉपी मिली आपकी। शिक्षा के नए केंद्र तंज कसा जाता है, ये चुनावी बातें हो रही हैं। कोड वर्ड में भ्रष्टाचार की कुंडली सुलझाने में जुटी ईडी, ये झारखंड में आप देख रहे हैं चल रहा है। और झारखंड में आप देखते हैं कि आपको पता है यहाँ के लोग गरीब हैं, राज्य गरीब है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं और जो नेता हैं वो खूब माला माल हैं। तो उसी की बातें हो रही हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि काफी बार इस पर बात कर चुके हैं। तो ये दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है। एक मुझे जनसत्ता का अच्छा एडिटोरियल लगता है, भारी पड़ती कुदरत की मार। ये आप देखिए, दुबई में पिछले महीने भयंकर आंधी तूफान, भारी बारिश और बाढ़ से हालात संभले भी नहीं थे कि इस महीने की शुरुआत में दूसरी बार हुई ओलावृष्टि और भारी बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए। दुबई में 12 घंटे में 20 mm और अबू धाबी में 24 घंटे में 34 mm बारिश हुई, जो अप्रैल मई में होने वाली बारिश से 4 गुना ज्यादा है। और विशेषज्ञ और शोधकर्ता इन देशों में चरम वर्षा के पीछे जलवायु परिवर्तन के कारण बता रहे हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना कि यह शोध का विषय भी है। देखिए, प्रकृति से आप कभी तक खेलते रहिए। अगर जो वो कुछ कह नहीं रही है तो आप ये मत सोचिए कि वो डर गई। जब वो बदला लेती है ना, वो कुछ एक तरह से क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है, तो हम खून के आंसू रोने लगते हैं। समझिए इस बात को। प्राकृतिक तूफान से दुबई का हाल ऐसा हुआ कि 15 और 16 अप्रैल की वर्षा ने से दुबई में भयानक बाढ़ जैसे हालात हो गए। आंधी तूफान से ऊंची इमारतों की बालकनी में रखे सामान उड़ गए, लोगों की कारें जहां तहां डूब गई, माल घर या बड़े बड़े दफ्तरों की इमारतों में पानी घुस गया। मॉल की बात हो रही है। दुनिया का बेहद व्यस्त दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जलमग्न हो गया। तमाम अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ी और हवाई जहाजों को पार्क करने के लिए जलमग्न हवाई अड्डे पर ऊंचाई वाली जगहों तलाशनी पड़ी। वहां कभी इतना पानी नहीं बरसा, इसलिए जल निकासी व्यवस्था भी इसके लिए तैयार नहीं थी। और पृथ्वी पर आप सभी जानते हैं कि 71% पानी और 29% जमीन है, और इस 29% जमीन पर 1/3 भाग ठंडा और गर्म रेगिस्तान है। अरब का उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान 23.3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसका अधिकतर भाग सऊदी अरब में है, जबकि बड़ा भाग जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और यमन तक फैलता हुआ है। रेगिस्तान में पूरे वर्ष में 250 mm से भी कम औसत वर्षा होती है। दुनिया के लोग खाड़ी के रेगिस्तानी देशों में इतनी बड़ी बारिश की तबाही का मंजर देखकर हैरान है। क्या यह जलवायु परिवर्तन का असर है या कुदरत के काम में मानव की दखलंदाजी है? भयानक आंधी तूफान ने सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान में तबाही मच गई और जिससे संयुक्त अरब अमीरात और भारी वर्षा और तूफान से स्थिति गंभीर हो गई। राजधानी अबू धाबी सहित आधुनिक शहर दुबई में चारों तरफ पानी भर गया और सभी गतिविधियां रुक गईं। ओमान में तूफान और भारी बारिश का कहर हुआ और अनेक लोग मरे। तो बाढ़ से नदियां उफन गईं और जिनकी जद में कई शहर आ गए
और इसी दौरान पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सहित अफगानिस्तान के इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से लोग त्राहिमाम कर उठे और संयुक्त अरब अमीरात अपने रेगिस्तानी शहरों को हरा भरा करने और घटते भूजल स्तर को सुधारने के लिए अक्सर वर्ष में कई बार क्लाउड सीडिंग से वर्षा भी कराता है। इससे 30 से 35% अधिक बारिश हो जाती है। हालांकि यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि इस घटना से पहले कृत्रिम बारिश के कितने प्रयास हुए, लेकिन दुबई में इस तरह की भारी वर्षा कभी नहीं हुई। कृत्रिम बारिश की विधि विज्ञान ने इजाद कर ली है। चीन में जब आप देखिए 2022 में ओलंपिक खेल हुए तो खबर थी कि बीजिंग में उद्घाटन से पहले छाए बादलों में क्लाउड सीडिंग कर पहली वर्षा कर उन्हें हल्का कर दिया गया ताकि उद्घाटन के लिए बादल न बरसें। उद्घाटन के दिन दुबई में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान के अंदर कृत्रिम बारिश कराने के लिए हवाई यान के जरिए रसायन का छिड़काव कर क्लाउड सीडिंग करता रहा है, मगर इस तकनीक में अभी यह कहना मुश्किल है कि किस प्रयास से कितनी अधिक बारिश होगी। पर इतना तो जरूर है कि मौसम में बदलाव लाने की कोशिश प्रकृति से छेड़छाड़ का दुस्साहस है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि दुबई में क्लाउड सीडिंग ने इस भारी वर्षा में योगदान दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आंधी और तूफान और बारिश की पूर्वानुमान की सूचना देने वाली दुबई की व्यवस्था और एजेंसियों ने पहले ही भारी आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी दे दी थी। प्रश्न है कि फिर ओमान और बहरीन ने तो क्लाउड सीडिंग नहीं की थी, फिर वहां क्यों भारी बारिश हुई? समझा जा रहा है कि समुद्री इलाके में भारी दबाव के चलते तबाही की बारिश हुई और प्रश्न है कि आखिर खाड़ी देशों में इस तरह की आंधी तूफान और बारिश क्यों हो रही है, और जबकि वहां आमतौर पर इन दिनों बारिश नहीं होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व में मौसम बदलने के पीछे की वजह दक्षिण पश्चिम की ओर से आया कम दबाव है और इसी वजह से बने बादलों ने मध्य पूर्व के इन देशों में कहर ढाया। पिछले 75 वर्षों में दुबई में इतनी भारी बारिश नहीं हुई। 2 दिन में 1.5-2 साल में होने वाली बारिश के बराबर पानी बरस गया। द वाशिंगटन पोस्ट की एक खबर में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मौसम संबंधी आंकड़े बताते हैं कि उस दिन सोमवार को देर रात सुबह तक लगभग 20 मिलीमीटर बारिश हुई और फिर मंगलवार सुबह हुई बारिश ने 24 घंटे में 142 मिलीमीटर, आप देखिए 5.59 इंच बारिश कर दी, जबकि वहां पूरे वर्ष में कुल 94.7 मिलीमीटर यानी कि 3.73 इंच बारिश होती है। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी और मौसम के बदलाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में चिंता जताई। फिर 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इसका खाका तैयार किया गया। इस सम्मेलन के उप महासचिव रहे नितिन देसाई ने एक पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार इंटरव्यू में बताया कि उस समय अमेरिका जैसे कई देश इस बात को लेकर संशय में थे कि क्या वाकई इंसानों की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी प्रकोष्ठ की पहली रिपोर्ट में तो खुले तौर पर इसे जिम्मेदार नहीं माना गया, लेकिन 2001 में अपनी तीसरी रिपोर्ट में उसने यह बात स्वीकार की कि इंसानों की वजह से भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आज तो इस बात पर आम सहमति भी है। समुद्र तल बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री से ऊपर जा रहा है। सर्दी के मौसम में गर्मी और गर्मी के मौसम में सर्दी, तापमान ऊपर नीचे, कई इलाके सूखा झेल रहे हैं तो वनों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। रेगिस्तानी इलाकों में भारी वर्षा और तबाही की चरम मौसमी घटनाएं जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। और आप देखेंगे जो घटनाएं पिछले 75 वर्ष में ना हुई और एकाएक हो जाए तो यह बहुत चिंताजनक है। संयुक्त राष्ट्र की COP28 जलवायु वार्ता में जो संयुक्त अरब अमीरात में हुई बढ़ तापमान और ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भी कहा कि अगर दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना चाहती तो जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं को समाप्त करना होगा, यानी सभी देशों को अपनी पर्यावरणीय योजनाओं को बताने और उनके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की जरूरत है, नहीं तो दुबई जैसी घटनाएं आम हो जाएंगी। और इस तरह से देखेंगे आप लोग की आज के संपादकीय पाठ एडिटोरियल की एक कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। ईमानदारी से आप लोग तैयारी करिए। धन्यवाद।